नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की आजादी पर ज्यादा पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने कहा कि इसके लिए पहले ही संविधान के आर्टिकल 19(2) में जरूरी प्रावधान है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसी भी आपत्तिजनक बयान के लिए उसे जारी करने वाले मंत्री को ही जिम्मेदार माना जाना चाहिए। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होनी चाहिए। 5 जजों की संवैधानिक पीठ की अगुवाई जस्टिस S.A. नजीर ने की। वहीं इसमें जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस A.S. बोपन्ना, जस्टिस V. राम सुब्रमण्यम और जस्टिस V.V. नागरत्न भी शामिल रही। हालांकि जस्टिस नागरत्ना की राय संविधान पीठ से अलग रही। आपको बता दें कि 2016 में एक महिला और उसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ था। इस मामले में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने एक बयान दिया था। बयान में उन्होंने कहा था कि राजनीतिक साजिश के तहत बलात्कार का ये मामला है। इस मामले में पीड़ित के पति ने कोर्ट का रुख किया था और अब इस मामले में कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई राजनेता, मंत्री सरकार का पक्ष रखता है तो वो उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन अगर वो कोई शब्द ऐसे इस्तेमाल करता है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो वो बयान उसका व्यक्तिगत होगा। इस मामले में कोर्ट ने साफ कर दिया है। हालांकि 5 बेंच के जजों की पीठ में जस्टिस नागरत्ना ऐसी थी जिन्होंने कहा कि नेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है, कि उनके बयानबाजी पे उन्हें खुद का कंट्रोल होना चाहिए। आपको बता दें कि कोर्ट ने अपने फैसले में V. सुब्रमण्यम जस्टिस ने कहा कि किसी के बयान देने पर आपत्ति नहीं, लेकिन अगर किसी के बयानों से अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई की जा सकती है। वहीं जस्टिस नागरत्ना ने संविधान के अनुच्छेद 51A का जिक्र किया। नेताओं को अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए, उन्हें विचार होना चाहिए कि वो किसी के जनता के सामने क्या नजीर पेश करेंगे। आपको बता दें कि जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कोई भी मंत्री बयान दे सकता है। मंत्री का बयान सरकार का स्टैंड है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, लेकिन अगर कोई हल्की बात कही जाती है तो वो केवल व्यक्तिगत टिप्पणी है। आपको बता दें कि आर्थिक प्रतिबंध और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अगर कोई नेता कोई टिप्पणी करता है तो वो सरकार का स्टैंड नहीं है, वो उसका व्यक्तिगत स्टैंड है, और अगर किसी की भावनाएं उनके बयान से आहत होती हैं तो वो इंसान कोर्ट का रुख कर सकता है। जी अलका, कोर्ट ने यह भी जिक्र किया कि आर्टिकल 19(2) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अगर आपत्तिजनक बयान अधिकारों का उल्लंघन होता है किसी के आपत्तिजनक बयान से, तो वो कोर्ट का रास्ता अपना सकता है, लेकिन किसी राजनेता का जो बयान है वो तभी तक सरकार उसके लिए जिम्मेदार है जब वो सरकार का स्टैंड ले रहा हो। लेकिन अगर उसके द्वारा कोई ऐसी बात कही गई हो जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो उसके लिए वो खुद व्यक्तिगत जिम्मेदार है। देखिए अलका मैडम जी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑनरेबल जस्टिस 5 जज के जो बेंच हुआ था, इसमें नजीर साहब उसको प्रेजाइड कर रहे थे जी, तो इसमें साफ जाहिर हो रहा है जो इन टोटो आप लेंगे तो इसमें ये दिया गया जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता का ही एक जो है मतलब मास का है, उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए उनको भी वही अधिकार दिया गया है जो एक जनता को मिला हुआ है। जी, इसलिए जो आर्टिकल 19 में क्लियर है 1 में
कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप जो भी है, जो देश के यदि तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं या कोई संप्रभुता की बात नहीं कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं उसमें। और 19.2 में वही है कि आप कौन सी बातों को नहीं बोल सकते हैं जो देश के अगेंस्ट में है, देश तोड़ने की बात आप नहीं कर सकते हैं, ये सब है। या किसी का इंडिविजुअल का कोई आहत हो रहा है तो उसके लिए आप जो है इंडिविजुअल ले सकता है। तो कुल मिलाकर के यह है कि जो एक जनता का अधिकार है वही अधिकार एक एमपी, एमएलए और एक मंत्री को दिया गया है। उसमें किसी तरह का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो 5 ऑनरेबल जज के बेंच थे उन्होंने कोई किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं किया। जैसा देखे होंगे कि इसके पहले जो आजम खान साहब थे जो उसमें एमएलए थे और उन्होंने हेट स्पीच दिया था, कुछ भद्दी भद्दी कमेंट किए थे। आज जो है जैसे फैशन हो गया है कि जो एमएलए और एमपी हो गए हैं वो कुछ भी बोल देते हैं, उल जलूल बातें, कोई संप्रदाय से रिलेटेड होता है, कोई धर्म से रिलेटेड होता है, किसी का जो है एक समूह का बहुत ठेस पहुंचता है, देश के अगेंस्ट में बोल देता है, प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में बोल देता है। तो इस तरह की बातों को था कि आप नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इसमें क्लियर आया है जजमेंट में कि यदि आप इससे कोई आहत हो रहे हैं या पर्सनली डिफिकल्टी है तो जो पहले से दिया हुआ है आपका जो फंडामेंटल राइट में 19.2 में उसमें है कि वो इंडिविजुअल पर कर सकते हैं। उसमें सामूहिक जो है कोई गवर्नमेंट का यदि उसको बयान ना मान करके जो आदमी बोल रहा है उसका इंडिविजुअल का बयान होगा और उस पर जो है कोई जो आहत हुआ है या जिसपे डिफेम हुआ है या जो उसके नुकसान हुआ है उसके कारण तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें देखिए हमारे जो आईपीसी है, आईपीसी में भी प्रोविजन है 152 में है कि आप किसी को जो है डिफेम कर रहे हैं, डिफेमेशन सूट भी आप उसमें कर सकते हैं, क्रिमिनल डिफेमेशन भी है। तो ऐसा नहीं है कि जो एक जनता को जो राइट है आज वही राइट ये दे दिया गया है कि एमपी और एमएलए को भी है और एक जो है मंत्री को भी है। कुछ नयापन नहीं है। हाँ, इसमें जो एक ऑनरेबल जस्टिस बीबी रत्ना का जो ओपिनियन है थोड़ा डेफर हुआ था। 51A का जिक्र किया है उन्होंने, 51A का जिक्र किया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। जी देखिए 51A जो है आर्टिकल का वो बहुत क्लियर कहता है कि आप जो है एक मिनट मैं आपको 51A का पढ़ देता हूँ आर्टिकल क्या कहता है। कहता फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है इसमें, इसीलिए बताया गया कि यदि आप फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं तो आपका एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी होता है। इसीलिए जो सर्वोच्च न्यायालय के जो बेंच हैं उन्होंने कहा कि यदि कोई एमपी बोल रहे हैं इस तरह की बातें तो उनको इस तरह की ऐसी बातें मत कीजिए कि जो कि कॉमन आदमी को ठेस पहुंचे। तो आत्ममंथन कीजिए, आत्मचिंतन कर करके, और क्योंकि आप जो एक सॉवरेनिटी का एक जो आप कसम खाते हैं, जो आप शपथ लेते हैं, तो उसको मर्यादा रखते हुए उसकी कर्तव्यता को, देश की जो प्रति जो कर्तव्य है उसको पालन करते हुए आप जो इस तरह की बातें आप बोलिए स्पीच में है। तो आप ये जो है इसीलिए इसमें जो 15A जो फंडामेंटल ड्यूटीज है कि आपका फंडामेंटल राइट के साथ साथ जो है लोगों को राइट तो याद होता है लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की बातें बहुत लोग भूल जाते हैं। तो उसमें है कि आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को भी याद रखिए कि आपका क्या ड्यूटीज बनता है, देश के प्रति आप क्या समर्पित हैं, देश के प्रति आपका जिम्मेदारी, यदि लोग आपको जन प्रतिनिधि बनाए हैं, जनता का आप एक मुख बन करके जा रहे हैं तो उसका एक जिम्मेदारी भी निभाइए। उस तरह से जो है बातों को नाप तौल करके बोलिए जो किसी दूसरे की भावना को आहत ना हो रहा हो, किसी देश को उससे नुकसान नहीं हो रहा है, आपकी समाज का नुकसान नहीं हो रहा है। तो इन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो मैं नहीं समझता हूं कि आज के जो जजमेंट हुआ है वो बहुत कुछ नया है। ये ऑलरेडी हमारे भारत के संविधान में निर्मित है और एक एक बात को क्लियर ये दिया गया है कि आप इस तरह की बातें नहीं कीजिए। लेकिन हाँ, आज मैं ये इतनी जरूर कहूंगा कि जो ऑर्डर में क्लियर आया हुआ है और उसमें ये बातें दी गई है कि आप आत्मचिंतन कीजिए। दूसरी बात जो जस्टिस नगरत्ना मैडम का ये था उसमें जस्टिस का क्लैरिटी कि आप ये नहीं है कि कोई मंत्री बोल रहे हैं तो उस मंत्री इंडिविजुअल को ओपिनियन के कारण आप पूरे सरकार को बदनाम करते हैं। तो आप सरकार को नहीं कीजिए बल्कि जो इंडिविजुअल बोल रहा है उसका अपना ओपिनियन है तो आप केवल सुओ जो है केवल उस मंत्री पे ही ले सकते हैं, पूरे सरकार को नहीं ले सकते हैं। अनटिल और अनलेस उसमें बताया गया है कि या तो सरकार के जो है वो
एक अधिवक्ता के रूप में या आप कहिए एक स्पोक्समैन के रूप में सरकार की बातों को वो बुला रहे हैं, तब उसमें सरकार का एक जिम्मेदारी होती है। अदरवाइज जो है उनको इंडिविजुअल माना जाएगा। तो ये बहुत ही बारीक से जो डिफरेंशिएट किया गया है आज के जजमेंट में, वो यही है। इसमें मैं नहीं समझता हूं कि कुछ अलग नहीं है। और चारों जो जज हैं जो एक साथ नजीर साहब के जो अध्यक्षता में हुआ, सुब्रमण्यम साहब ने उन्होंने पढ़ा है और बाकी जजों ने जो मतैक होकर के एक जो है वो बातें बोले हैं, वो बिल्कुल वाजिब है और सही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि इसमें कुछ और ये भी देना चाहिए था कि जो आज जो प्रचलन हो गया है कि जो एमपी, एमएलए या मंत्री लोग ऐसी भी बातें बोल देते हैं जो एक संप्रदाय को या एक जो है वर्ग को, जो हमारे देश के एक वर्ग को है, उसको आहत करने वाली बातें होती है। उनको बहुत उससे जो है वो नुकसान होता है, या उनकी भावना या किसी धर्म के प्रति जो है आप इतना अनिंदनीय बातें बोल देते हैं। तो इस तरह से और जो बहुत ज्यादा उत्साहित कर देते हैं या उसको भड़काने वाली भाषा जो बोल देते हैं। तो इस तरह की बातों पर कुछ लगाम जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसको प्रमोद कुमार जी, पूरे वर्ड में कोर्ट ने ये भी कहा कि अलिखित नियम है कि सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों को अपना आत्म प्रतिबंधन करना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी टिप्पणी जो है वो पब्लिक डोमेन के लिए है। साथ में ये भी कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें भी अपने कुछ नियम, कायदे, कानून बनाने चाहिए कि क्या दायरा जो है, जो उनके पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे नेता हो या मंत्री हो, वो किस दायरे तक जा सकते हैं। लेकिन कभी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना ऐसा कोई दायरा बताती नहीं है। सरकार मंत्री जो है, सांसद जो है, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। वो संसद में बैठकर क्या कुछ बोल सकते हैं। कभी भी इस मुद्दे पर नियम कानून लाने की बात नहीं की जा सकती है कि कितना दायरा है इनका। दायरा एक आम आदमी का दायरा है, एक इंसान का दायरा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का दायरा, जो आप खुद संसद में खड़े होकर कोई नेता जो है वो कुछ भी बोल सकता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ऐसे कौन सुनिश्चित करेगा? ऐसे तो मनोबल बढ़ता ही है ना। एग्जैक्टली मैडम, आप बिल्कुल सही फरमाए। आप देखोगे कि इसलिए मैंने कहा कि इस जजमेंट में कुछ भी नया नहीं है। जैसे उन्होंने कहा है आत्ममंथन करने के लिए, तो आत्ममंथन का कोई लिमिटेशन नहीं है। देखिए, यदि कोई चोरी भी कर रहा है और उसको कहिएगा कि आप आत्ममंथन को कर रहा है, चोरी में भी हमको सबसे सच्चाई लग रहा है जी, हम जो कर रहे हैं वो लीगलाइज वे में कर रहे हैं, तो इसका कोई देखिए एक मापदंड नहीं है। तो इसलिए इसको सुनिश्चित करना चाहिए था कि आपका जो आत्ममंथन, आत्मचिंतन कहाँ तक सही है। ये नहीं है कि आप बहुत ही लो लेवल से गिर जाए। और उसको उन्होंने क्या किया कि घेर दिए केवल एक 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज के कवर में ये ड्यूटीज है। आपका संविधान में ड्यूटीज को भी पूरा क्लियर नहीं लिखा गया है कि आपका क्या क्या ड्यूटीज है, और यदि ड्यूटीज को आप वायलेट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये जो ऑर्डर आज का हुआ है वो ऐसा कुछ भी नया नहीं है। इसमें जो आपका पुराना है, जो हमारे संविधान में ऑलरेडी दिया हुआ है, और इस पर बहुत सारे जो है और अमेंडमेंट भी हुआ है, तो कुल मिलाकर के वही है। और संक्षेप में यह है कि जो एमपी और एमएलए हैं और मंत्री हैं, उनको वही फ्रीडम ऑफ स्पीच में अधिकार दिया गया है जो एक आम जनता का है। जो एक आम जनता जिस तरह से खुल के बोल सकता है उस तरह से आप बोल सकते हैं, लेकिन उनमें यही है कि वो देश के विरुद्ध में नहीं बोल पाते हैं, देश तोड़ने की बातें नहीं कर रहे हैं, या देश के मान सम्मान को ठेस लगने वाली कोई बातें नहीं करते हैं, समाज को कोई तोड़ने वाली बातें नहीं करते हैं, किसी धर्म संप्रदाय को जो है वो विरोध वाली बात नहीं करते हैं। तो इस तरह से एक एमपी एमएलए यदि ऐसा करते हैं तो इसके लिए भी एक आत्म मंथन और आत्मचिंतन के बजाय उनपे भी एक थोड़ा सा मापदंड होनी चाहिए था कि जिससे कि वो बेलगाम ना हो सके। अदरवाइज क्या होगा कि आए कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि हर पार्टी में कुछ छुट भैये नेता हैं जो बेलगाम बातें करते हैं। वो बिल्कुल अपने पार्टी लेवल के लो लेवल की बातें करते हैं। उनको ये बातें नहीं मालूम होता है कि स्त्रियों के बारे में क्या हमारे संस्कार, हमारे जो है जो देश की संस्कार जो है वो क्या बताता है। हमारा जो संस्कार है वो हम स्त्रियों को बहुत ही मान सम्मान और देवी के रूप में मानते हैं। वृद्धों के बारे में हम बहुत जो है इज्जत के साथ पेश होते हैं।
बच्चों के बारे में हम बहुत इज्जत के साथ पेश होते हैं, गुरुओं के प्रति हम काफी इज्जत के साथ होते हैं। तो इन मापदंडों को उनको भी पालन करना चाहिए। लेकिन आप देखे होंगे जो ये स्पेशली जो हेट स्पीच आया था वो आजम खान के लिए था कि आजम खान ने उनको जयाप्रदा के लिए बहुत ही अशोभनीय बातें बोले थे, और भी बहुत सारे ये जो होते थे छूट भैया जो अब बहुत लो लेवल की बातें कर देते किसी जी। इस मामले में भी जो ये 2016 का मामला था, एक रेप पीड़िता, उनकी बच्ची के भी साथ रेप हुआ और उनके पति ने ये मामला दायर किया था, और इस मामले में आजम खान कहते हैं कि एक राजनीतिक साजिश के तहत किया गया। आप बताइए, राजनेताओं को इस चीज की छूट किस वजह से दी जा रही है? कोर्ट ये भी टिप्पणी कर सकता था कि संसद जो है वो नियम बनाए कि किस तरीके से पब्लिक डोमेन में कुछ पब्लिक मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें लोगों के साथ समस्या हो रही है, उन मामलों को, हम ये नहीं कहते कि राजनीतिक पार्टियों के मामले में इनके आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो अलग लेवल का है। एक दूसरे पे जब भी ये पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां कटाक्ष करने पर उतरती हैं, एक दूसरे पे तंज कसने पर उतरती हैं, तो इनकी सीमाएं पार हो जाती हैं। लेकिन जब कोई पब्लिक डोमेन का मामला है, आप जिस जनता से चुनकर आते हैं और उसी जनता के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई अभद्र व्यवहार होता है, तो आप इस तरीके की बात करते हैं कि ये राजनीतिक, तो इन चीजों पे लगाम लगाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता था सर कि कोई नियम बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट नियम बना नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि संसद नियम बनाती है, लेकिन निर्देश तो दे सकता है, आदेश तो दे सकता है। देखिए मैडम, इसमें जैसा हमने बताया कि ऑलरेडी हमारे आईपीसी में भी है इसमें, कुल मिलाकर के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो आज का ऑर्डर हुआ है उसमें अपना जो है गोल मटोल करके वो बातें पुरानी वाली ही रख दी कि हम कुछ भी नया प्रतिबंध नहीं देते। हो सकता है प्रतिबंध के नाम पे जो है उसका बहुत मिसयूज होता है, समझे कि नहीं? तो ऐसी हालात में वो कह दिए कि नहीं, आप अपना विवेक का काम कीजिए, आप आत्मचिंतन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए, और इस तरह से जो है उसका जो है कीजिए। और आईपीसी में क्लियर है ऐसा मेंशन कि आप इस तरह का होता है, कोई इंडिविजुअल उसे सफर करता है तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एमपी के लिए कोई नया कानून होता है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के सामने में आप सब बराबर हैं और इसमें कोई कमी नहीं है उसमें। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कोई अलग छूट है। यदि मान लेते हैं इसमें अधिकार नहीं दिया गया है तो उसमें दिया जा सकता है, उसमें कार्रवाई की जा सकती है और कार्रवाई करने का पूरा राइट है जी। ऐसा नहीं है कि एमपी हो गए हैं तो आपके लिए कोई विशेषाधिकार है, जो मर्जी है आप बोल लीजिए, देश के अगेंस्ट में बोल लीजिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रमोद जी, आपने अभी कहा कि मतलब कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी नेता का बयान है और कोई आहत हुआ उस चीज से, वो कोर्ट जाता है और मामला जीत जाता है, तो क्या कुछ कार्रवाई होती है इस मामले में नेता के खिलाफ या किसी भी इंसान के खिलाफ? नहीं, अभी आप देखिए कुछ दिन पहले जो है हुआ है जी, आजम खान के खिलाफ अभी हुआ है, उनको बेदखल कर दिया गया जी। उनको जो है एमएलए का जो उनको से छोड़ना पड़ा है जी। तो ऐसा नहीं है, ये तो अभी हेट स्पीच का सबसे पहला कन्विक्शन ये हुआ। तो ये मैं समझता हूं कि ये एक नजीर बना है जी। कि यदि आप, ऐसा नहीं है कि आप कोई ऊपर के फरिश्ते उतर गए हैं, कानून आपके लिए भी बराबर है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा चूंकि ये मसल पावर हो जाता है एक एमएलए एमपी मिनिस्टर को, और पैसे हो जाता है, तो उस पैसे के आधार पर जो है कानून को दुरुपयोग करते हैं। तो लेकिन इसके बाद भी कानून सबके लिए बराबर है जी। ऐसा नहीं है कि यदि आप किसी को डिफेम करते हैं और डिफेमेशन सूट उन पे नहीं लागू होगा, या डिफेम का जो है वो सेक्शन जो सीआरपीसी में है उस पे नहीं होगा जी। ये जो है भारत का दंडात्मक अधिकार जो है नियम है उस सब पे लागू होता है, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री हो। या आप गलत कीजिएगा आपको भी वो ट्रायल फॉलो करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, दंड जो है आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूं कि, और मैं किसी हद तक उचित मानता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक जो लक्ष्मण रेखा है उसको पार ना करते हुए, क्योंकि यदि लक्ष्मण रेखा पार कर करके आज किसी एमपी एमएलए को आप उसको बोलने से रोक दीजिएगा तो वो कहेंगे कि हम तो जनप्रतिनिधि हैं, हम तो लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा, विधान परिषद में
इसी बात को ही हम उठाते हैं, तब तो आप हमारे ऊपर में बैरिकेड लगा दिए कि नहीं, हम ये एक प्रतिबंध है, हम ये बातों को बोल नहीं सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उससे बचने का काम किए हैं, कंट्रावर्सियल में ना जाने कर करके उनको एक केवल ये नजीर देते हुए कि आप कोई भी बातें जब बोलिए तो एक आत्मचिंतन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए और ये सोचिए कि हम कोई भी जो देश है, अपने जो मातृभूमि है, उसके विरोध में हम कोई ऐसी बातें ना करें जिससे हमारी मातृभूमि को आंच लगे या उसको डिफेमेशन हो या उनका जो सम्मान जो है वो झुक जाए। तो इस तरह की एक मोटा मोटी नजीर दिए हैं कि आप उसका चिंतन कीजिए और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो हमारे आर्टिकल जो भारत के संविधान है वो 15A में जो निहित है उसको कहा है कि आप पालन कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बेलगाम में जो बोलते रहिएगा और फिर कुछ नहीं होगा। तो आज का जो ऑर्डर है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उससे ना तो उनको कोई बचाव हुआ है और ना उनका कोई विरोध में हुआ है। ऐसा भी नहीं हुआ है कि आप कोई भी बातों को ऐसा उलूल जलूल बोल दीजिए या बिल्कुल मत बोलिए। तो जो भारत के संविधान में निहित है, जो 19(1) में है और 19(2) का जो क्लाउज है, दोनों को पालन करते हुए बताया है। यदि 19(1) में कुछ बातों को आप अलाउ है बोलने का, तो उसी तरह से जो 19(2) में है उसमें कुछ लिमिट दिया गया है कि कौन सी बातें, किस तरह की बातें आप जो है पूरे समाज में पब्लिक प्लेस में आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मन मर्जी का जो आएगा और आप बोल दीजिएगा और आप पर कोई लगाम नहीं होगा, आप पर पूरी लगाम लगाई जाएगी। इसलिए एक MP MLA जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बेलगाम की जो है आजादी इसमें नहीं दी गई है। उनको भी अपने आत्मचिंतन आत्ममंथन करते हुए वो अपने नाप तौल करके ही जो देश की सुरक्षा से निहित हो, जो समाज के सम्मान से जरूरत हो, आप उसी बातों को कर सकते हैं। यदि उसके विरोध में कोई बातें करते हैं, यदि देश की सुरक्षा उससे हाथ हो रहा हो या फिर जो है देश का संप्रभुता उससे नष्ट हो रहा हो, देश का सम्मान घट रहा हो, तो ऐसी यदि आप करेंगे तो आप उन पे भी कार्रवाई होगी। और उसके लिए हमारे IPC और CRPC में बिल्कुल क्लियर है कि उस पे आप कोई भी इवन यदि कोई MP MLA बोलते हैं तो एक आम जनता भी उन पे एक मुकदमा कर सकता है और वो कार्रवाई होगी। तो मैं आज का जो ऑर्डर आया है वो बिल्कुल सराहनीय है, जो चारों जज ने एक मत से दिए हैं। जो 5वें जज जो थे जस्टिस नागरत्ना मैडम का, तो उनका थोड़ा सा डिफर आया और वो केवल है कि आप इंडिविजुअल ओपिनियन में ही उनको लिमिट तक के किया जा सकता है। जी प्रमोद कुमार जी, अभी आपने कहा कि कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अब मान लीजिए कि कोर्ट गए और जिस इंसान या फिर जिस भी नेता या मंत्री, मैं आम इंसान की भी बात कर रही हूँ, नेता और मंत्री की भी बात कर रही हूँ, अगर उसका दोष सिद्ध होता है तो कोर्ट में क्या प्रावधान है, क्या सजा है, आर्थिक दंड है, कारावास है, किस तरीके का प्रावधान है अगर कोई पब्लिक डोमेन में ऐसी बातें करता है और किसी समुदाय और समाज या फिर देश की सुरक्षा जिस भी तरीके से या फिर कहें दूसरे देशों से संबंध हमारे खराब होते हैं, तो ऐसे मामले में किस तरीके का प्रावधान है? देखिए मैडम, इसमें 3 से 5 साल का सजा है जी। और यदि कोई जनप्रतिनिधि ऐसा बोलते हैं तो जैसे ही 3 साल का सजा होता है उनकी सदस्यता जो है अपने आप समाप्त हो जाता है। जी। जैसे अभी देखे होंगे कुछ दिन पहले आजम खान के जो जजमेंट हुआ है, अभी दो महीना हो रहा होगा कि उनकी 3 महीने की सजा हुई और उसमें उनका जो सदस्यता था वो खत्म हो गया और उसमें फिर से इलेक्शन हुआ। जी। तो इस तरह की कार्रवाई एक समझिए कि आजम खान का जो ऑर्डर हुआ है उसमें एक नजीर बना है कि चाहे आप कितने भी बड़ा होइए, कानून से आप ऊपर नहीं हो सकते। कानून सबसे बड़ी चीज है और कानून सबके लिए बराबर है। चाहे आप MP हो, MLA हो, चाहे बहुत बड़े धनवान हो, चाहे बहुत बड़े गरीब हो, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। ये हमारा संविधान का मूल मंत्र है। ये जो है प्रजातंत्र है, ये कोई राजतंत्र नहीं है। प्रजातंत्र में सब लोग बराबर है। इसलिए ये आज एक नेताओं को खास करके बहुत ही नाप तौल सोच समझ करके बोलना चाहिए। देखिए इसमें सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि जो पैसे वाले होते हैं, आज चाहे वो पुलिस लेवल का होता है या कोर्ट लेवल का होता है, उसमें बहुत ही वो बार्गेन करने की कोशिश करते हैं,
थोड़ा एविडेंस को होस्टाइल करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि कानून को भी हम पैसे से खरीद लेंगे, लेकिन ऐसा देखा गया है कि हर बार पैसे से कानून को खरीदा नहीं जा सकता है। कुछ ऐसे भी नासूर बन करके आ जाते हैं जो उनके गले में अटक जाता है और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जो आज के परिप्रेक्ष्य में कई नेताओं को देखे होंगे, कई, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ऐसे कई भारतीय परिदृश्य में ऐसे बड़े बड़े नेता हुए जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि उन्होंने कानून को मजाक समझ रखा था, कानून को अपनी मुट्ठी में रखा था। वो अपने समय में ये सोचते थे कि हम एक मंत्री हो गए तो हम बादशाह हो गए और हम जो चाहे वो कर लें, कानून हमारी मुट्ठी में। लेकिन कानून ने ये साबित करके दिखा दिया कि कानून से ऊपर कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, समय की कमी की वजह से इस बातचीत को यही रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी हमसे जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। 2016 में एक महिला और उसकी बच्ची के साथ रेप हुआ था। इस मामले में सपा नेता आजम खान ने बयान दिया था कि बलात्कार जो है वो राजनीतिक साजिश थी। जिस मामले में पीड़ित का जो पति है वो कोर्ट पहुंचा था, सरकार के खिलाफ मामला दायर किया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई नेता या प्रवक्ता सरकार का स्टैंड लेता है तो वो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, लेकिन वो ऐसी कोई ओछी बात इस दौरान इस्तेमाल करता है तो उसके लिए वो व्यक्ति विशेष जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा है कि नियम बनाने के लिए संसद है। आपको बता दें कि 2016 में महिला के साथ रेप हुआ था, उसकी बच्ची के भी साथ रेप हुआ था। पीड़ित का पति कोर्ट पहुंचा था और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आम नागरिक को हासिल है वही एक मंत्री और नेता को हासिल है। आर्टिकल 19(1) के जरिए स्पीच की स्वतंत्रता और निर्बंधन 19(2) के तहत जो प्रतिबंध हैं वो लागू होते हैं। इसके अलावा कोई अन्य विशेष व्यक्ति के खिलाफ, कोई मंत्री या नेता के खिलाफ कोई नियम नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए संसद बना सकती है। वहीं महाराष्ट्र में इन दिनों धर्मवीर संभाजी महाराज के अपमान को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। देश के आर्थिक राजधानी मुंबई में बीजेपी के कार्यकर्ता, एनसीपी नेता महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार के तस्वीर पर गोमूत्र चढ़ाकर आंदोलन किया गया है। बता दें कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज विद्वान भवन में अजीत पवार ने उनका अपमान किया था, ऐसा कथित आरोप है। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं का आरोप है कि उन्होंने संभाजी महाराज का अपमान किया, अजीत पवार ने। वहीं आंदोलन में मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार, प्रसाद लाड, कालिदास कोलंबकर, तमिल सिल्वन जैसे विधायक प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। बीजेपी नेता राम कदम ने भी अजीत पवार के बयान की निंदा की है। मुंबई जिल्ह्याचे सन्माननीय अध्यक्ष राजेशजी शिरवाडकर दोन्ही हात तोडून, दोन्ही पाय तोडून भिंड काढण्यात मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। बंधू आणि भगिनींनो, आपल्या महापुरुषांबद्दल जाति पाति की गंदी राजनीति करते आए हैं। मैं बताना चाहता हूं, ये महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी महाराज का है, ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज जी का है, फुले शाहू अंबेडकर जी का है। इसमें इस तरह की ओछी राजनीति आपकी नहीं चलेगी। छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज ये धर्मवीर ही है। वो जब तक सूरज चांद रहेगा धर्मवीर संभाजी महाराज का नाम रहेगा। इतिहास बदलने की कोशिश मत करो, आग से खेलने की कोशिश मत करो, आप जल जाओगे, इतना ही मैं कहना चाहता हूं। और ये जो झूठा इतिहास आप पढ़ाना चाहते हो महाराष्ट्र और देश को, ये कदापि सहन हम लोग नहीं करेंगे। वक्त पड़ा तो आपके बंगले तक आ जाएंगे और गोमूत्र का स्नान आपको करवाएंगे। इतना ही आज के दिन में आपको बताना चाहता हूं। जाति पाति की गंदी राजनीति करते आए हैं। महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी दल के नेता कह रहे हैं कि औरंगजेब कोई क्रूर नहीं था। फिर क्या था? क्या वो एक महान योद्धा था?
जिसने अपने पिता को कैद में डाला, सगे भाई की निर्ममता से, निर्दयता से हत्या करी, यहां तक कि गुरु तेग बहादुर और छत्रपति संभाजी राजे दोनों को भी निर्ममता से उनकी हत्या करके उनका शिरच्छेद किया। यह क्रूरता नहीं है? कहां खो गई राष्ट्रवादी दल के नेताओं की मति? 46 लाख हिंदुओं का कत्ल करने वाला, काशी, सोमनाथ, मथुरा सहित हजारों मंदिर ध्वस्त करने वाला आक्रांता कतई महान योद्धा नहीं हो सकता। वह क्रूर था, क्रूर है। महाराष्ट्र की भूमि पर जयकारा केवल होगी छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी राजे की, ना किसी आक्रांता की। ये राष्ट्रवादी दल के नेता कान खुल करके सुन ले। हैरानी तो इस बात की है कि यह बयान सुनने के बाद भी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे इनका खून खोलता नहीं। इनकी खामोशी, इनकी चुप्पी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कार्यकारी संपादक शिरीष उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिरीष, संभाजी महाराज को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ आक्रांता का आरोप लग रहा है तो दूसरी तरफ वहीं अजीत पवार को गोमूत्र से स्नान करने तक की बात आ गई है। अलका जी, विधानसभा की कार्रवाई के दौरान अजीत पवार ने बहुत ही साफ शब्दों में ये बयान दिया वहां सभागृह के दौरान कि छत्रपति संभाजी महाराज जो है वो हिंदुई स्वराज के रक्षक थे, हिंदुओं के रक्षक या धर्म के रक्षक नहीं थे। जबकि उनको धर्मराज के नाम पर महाराष्ट्र में वो प्रख्यात है और उनको जाना जाता है कि वो धर्म रक्षक थे और धर्मराज थे। तो इसी बात को उनका जो बयान है आपस में एक ट्विस्ट कर रहा है। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि वो जो हिंदवी स्वराज की स्थापना की गई थी उस हिंदवी स्वराज को के वो रक्षक थे, लेकिन वो धर्म रक्षक नहीं थे। तो उनके बयानों में इतना कॉन्फ्लिक्ट है कि लोगों को इस बयान से काफी आपत्ति हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3-4 दिनों से पूरे महाराष्ट्र भर में आंदोलन शुरू किया हुआ है। इसी कड़ी में आज मुंबई में भी 2 जगहों पर, एक चेंबूर में और एक जगह और इस तरह के आंदोलन हुए। और अभी आपने जैसा सुना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एवं विधायक राम कदम जी बोल ही रहे थे कि औरंगजेब किस तरह से आक्रांता था, किस तरह से उसने हिंदुओं की हत्या की थी। तो इस बात को लेकर के यहाँ पर राजनीति अब गरमाई हुई है और आंदोलनों का एक दौर चल रहा है। जी अलका जी। श्री छत्रपति संभाजी महाराज धर्मवीर नहीं थे, इस बयान को लेकर उनके कोल्हापुर शाही परिवार की तरफ से भी कुछ बयान आया है? अभी तक कोल्हापुर शाही परिवार की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आया हुआ। जी, क्या लगता है आपको, कहीं ये राजनीति तो नहीं की जा रही है? अजीत पवार की जुबान जो फिसली है बीजेपी ने उसे पकड़ लिया है? नहीं, अजीत पवार एक तरफ तो छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के नाम की राजनीति करके वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने मुस्लिम मतदाताओं को भी नाराज नहीं करना चाहते। इसी चक्कर में उनके मुंह से ये विवादित बयान निकल गया है और भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह से ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसको छोड़ना नहीं चाहती है। जी। शिरीष, एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब अगर इतना क्रूर होता तो वो मंदिर तोड़ता। छत्रपति संभाजी महाराज को जब बहादुरगढ़ किले लाया गया था, इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा तो उनकी आंखें निकाल दी गई थी, लेकिन किले के करीब में विष्णु मंदिर था, उसे नहीं तोड़ा औरंगजेब ने। तो औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं था, ये कहना है एनसीपी नेता का। एक तरीके से वो डिफेंड कर रहे हैं अजीत पवार को और वो कह रहे हैं कि तमाम ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया है और वो डिफेंड कर रहे हैं अजीत पवार को। तो कहीं ना कहीं वो खुद भी मुहर लगा रहे हैं अपनी बातों से कि अजीत पवार ने कुछ ऐसा ही कहा है। देखिए, जितेंद्र आव्हाड की अपनी एक पॉलिटिकल मजबूरी है। वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस में और राष्ट्रवादी कांग्रेस में इस समय शीर्ष पर शरद पवार के बाद अजीत पवार जी हैं। तो अजीत पवार अगर दिन को रात कहेंगे या रात को दिन कहेंगे तो उसके अंदर हाँ में हाँ मिलाना जितेंद्र आव्हाड की राजनीतिक मजबूरी है। जी।
तो जितेंद्र आव्हाड क्या बोल रहे हैं, उसके अलावा अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि हम लोगों को इतिहास में पढ़ाया क्या गया है, इतिहास में यही पढ़ा गया है कि औरंगजेब एक आक्रांता था और उसने हिंदू मंदिरों को बड़े पैमाने पर ध्वस्त किया है, बड़े पैमाने पर हिंदुओं का कत्ल किया हुआ है। ये तो जग जाहिर है और इतिहास में बाकायदा इसको रजिस्टर्ड किया गया हुआ है। तो अब जितेंद्र आव्हाड जो बोल रहे हैं तो सीधा साफ साफ नजर आ रहा है कि वो अपनी पॉलिटिकल मजदूरी के तहत अजित पवार के लिए बयान कर रहे हैं। जी सीरीज, जिस तरीके से ये बयान आया, इस तरीके औरंगजेब को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसका महिमा मंडन किया जा रहा है, क्या लगता है क्या सिर्फ वोट जो है वो सिर्फ वोट पाने के लिए आप किसी गलत इंसान को सही साबित कर दें, किसी एक विशेष समुदाय का वोट चाहिए अगर जो जब कोई भी पॉलिटिकल नेता आप एक विशेष समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, जब कोई भी पॉलिटिकल नेता इतिहास को दरकिनार करके और अवार्ड बवार्ड बयानबाजी करेगा तो उसके अपोजिट में या विपक्ष में जो भी लोग रहेंगे उसका फायदा उठाएंगे, राजनीतिक लाभ उठाएंगे ही। लेकिन इस तरह के बयानों से जो अपने इतिहास में दर्ज है उसके खिलाफ कोई चीजें बोलने से पहले हर राजनीतिक नेता को सोचना चाहिए। ये अलग बात है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को पता है कि उनका एक बड़े पैमाने पर वोटर जो है वो मुसलमान है और उनको ऐसा लगता है कि औरंगजेब और मुगलों के लिए एक अच्छी बात करके या उनके फेवर की बात करके वो किसी न किसी तरह मुसलमानों के वोट को हासिल कर सकते हैं। बस यही एक छोटी सी उनकी तरफ से कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद शिरीष इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो महाराष्ट्र में धर्मवीर और आक्रांता को लेकर सियासत गर्म है। एक तरफ अजीत पवार ने कहा कि संभाजी महाराज धर्मवीर नहीं थे और दूसरी तरफ अब बीजेपी मोर्चा खोले हुए है एनसीपी के खिलाफ, उनसे नेता प्रतिपक्ष का पद से इस्तीफा देने की मांग कर रही है। साथ ही बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका शुद्धिकरण किया जाएगा। अब ये लड़ाई कहां तक जाती है महाराष्ट्र में, ये देखने वाली बात होगी। वहीं बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर लूटने वाले 2 लुटेरों को ढेर कर दिया है। कोतवाली पुलिस और खुर्जा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आशीष और अब्दुल नाम के 2 लुटेरों को पुलिस ने मार गिराया है। दोनों लुटेरों ने 2 माह पहले ज्वेलरी शॉप के मालिक को गोली मारकर दुकान लूटकर फरार हो गए थे। तब से ही पुलिस को इन दोनों आरोपियों की तलाश थी। पुलिस लुटेरों के कब्जे से लूटे गए सोने चांदी के गहने, तमंचे, कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने लुटेरों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामले में पुलिस विभाग का कहना है कि लुटेरों को जब पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें लुटेरों की मौत हो गई। आपको बता दें कि बुलंदशहर में 2 महीने पहले व्यापारी को गोली मारकर 2 लोगों ने ज्वेलरी शॉप लूट लिया था। अब इस मामले में 2 महीने बाद पुलिस ने लुटेरों का एनकाउंटर किया है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर की सूचना पर लुटेरों की लोकेशन पता चली, जहां पर जब पुलिस ने घेराबंदी की तो लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों लुटेरे जो हैं वो मारे गए। हालांकि पुलिस ने इनके पास से लूट की सामान को बरामद कर लिया है। फिलहाल लुटेरों के शव का पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले ये लूट की घटना हुई थी। ज्वेलरी शॉप से लाखों का सामान जो है वो चोरी कर लिया था, लूट लिया था लुटेरों ने और दुकानदार को गोली मार दी थी। तभी से पुलिस को इनकी तलाश थी और अब जाकर ये लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़ने वाले थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पुलिस के मारे गए। तो लुटेरों को पुलिस ने मार गिराया है। बुलंदशहर में 2 महीने पहले लूट की घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। उस दौरान ज्वेलरी शॉप के मालिक को गोली भी मार दी थी। तभी से पुलिस को इनकी तलाश थी। पुलिस को मुखबिरों से इनकी लोकेशन का पता लगा, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी किया, लेकिन खुद को घिरता देख इन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी,
जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और ये दोनों बदमाश मारे गए। हालांकि पुलिस को ये लूट का जो सामान है वो बरामद हो गया है। वहीं नए साल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली समेत उत्तर भारत में फिर से ठंड आई है। भारतीय मौसम विज्ञान का भी अनुमान है कि आने वाले कुछ दिन देश में तापमान कम रहने वाले हैं। खासतौर पर उत्तर भारत में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। साल के दूसरे दिन 2 जनवरी को इलाकों में तापमान में गिरावट आई और गलन देखने को मिली है। इसके साथ ही कोहरा भी रहा। विभाग का अनुमान है कि 4 से 5 दिन तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के अनेक जगहों पर घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं मौसम का मिजाज जानने और प्रशासन की तैयारी बताने के लिए हमारे साथ प्रतापगढ़ से प्रेम मिश्रा संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम मिश्रा, कैसी है सर्दी के हालात? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। जनपद प्रतापगढ़ में आज मौसम पूरी तरीके से कसाकसी का है। पूरी तरीके से जो सर्दी का रुख है एक तरीके से मुड़ चुका है। जो लोग हैं वो पूरी तरीके से सुगलन से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज जो गलन की सर्दी है पूरी तरीके से क्षेत्र में आज धूप जो है वो लमसम थोड़ी देर देखने को मिली है। उसके बाद फिर से जो पूरी तरीके से बदरी का रुख है वो पूरी तरीके से आ चुका है। लोग पूरी तरीके से अपने आप को आंवले के अलाव जलाकर उनके सामने रखना महफूज समझ रहे हैं, क्योंकि ठंड से सभी को उस प्रकोप से बचना है। जी प्रेम, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं ठंड को लेकर? बिल्कुल बताते कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से एक बार गांव में तहसील स्तर पर व ब्लॉक स्तर पर अलाव जलाने की बात करती है, लेकिन गांव में अलाव व्यवस्था पूरी तरीके से मजाक बनकर रह गया है। बात करें गांव में जो ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से गांव पंचायत में अलाव बनाने की व्यवस्था, अलाव जलाने की व्यवस्था की जाती है, महज वो मजाक में रह गई है। गाँव के लोग स्वतः अपनी लकड़ियां काटकर स्वतः ही आग का सहारा लेते हैं। गाँव पंचायत से ना ही कोई सरकारी व्यवस्था अब तक ऐसी देखने को मिली है जिससे गाँव के लोग एकत्रित होकर अपने आप को उस महसूस करते हैं। बातचीत की जाती है लेकिन वो हवाला देते हुए यह कहते हैं कि जल रही है, लेकिन गांव स्तर पर देखा जाता है तो महज वो 5 व 10 मिनट के लिए औपचारिकता मात्र के लिए ही चलाई जाती है। जिलाधिकारी प्रतापगढ़ लगातार ये लोगों से अपील कर रहे हैं, विद्यालय पूरी तरीके से जो कक्षा 1 से 8 तक की पूरी तरीके से शीतलहर की वजह से 14 तारीख तक बंद के आदेश जारी कर दिए गए हैं। गाँव में पूरी तरीके से ठंड का कहर है, लेकिन बावजूद संबंधित अधिकारी औपचारिकता में जुटे हैं, न की कार्रवाई में। जी प्रेम, प्रशासन की तरफ से ठंड में अक्सर लोग बाहरी इलाकों से आते हैं, जिन लोगों के पास घर मकान नहीं है शहरी इलाकों में, ऐसे में प्रतापगढ़ प्रशासन की तरफ से उन लोगों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? रैन बसेरों की हालात क्या है? बिल्कुल, अगर रैन बसेरों की बात की जाए तो जनपद प्रतापगढ़ में नगर पंचायत स्तर पर रैन बसेरा बनाया गया है। हाँ, हालांकि उसमें कुछ व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है, खामियां फिर भी व्याप्त है, लेकिन जहां जनपद स्तर की बात की जाए तो बड़े स्तर पर रैन बसेरे का भी इंतजाम किया गया है। वहां पर अलाव का भी प्रबंध किया गया है, जिससे लोग उसमें रैन बसेरे में आकर अस्थायी रूप से रह सके और फिर पुनः सुबह होते ही वो आगे के लिए बढ़ सके। नगर पंचायतों में भी अलाव की व्यवस्था कराई गई है, परंतु रैन बसेरे की बात की जाए तो रैन बसेरे में क्या जो मानक के अनुरूप है वो पूरी तरीके से पूर्ण करता हुआ नहीं दिखा। खामियों को पूरी तरीके से अब इंतजाम आला अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन कमियां फिर भी व्याप्त हैं। जी प्रेम, सड़क दुर्घटना भी काफी बढ़ जाती है ठंड के मौसम में। ऐसे में सड़क की पेट्रोलिंग के लिए क्या कुछ कर रही है? ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस महकमे की बात की जाए, जिस तरीके से मैडम आपने बड़ा ही बेहतर क्वेश्चन उठाया, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में सड़क दुर्घटना अमूमन देखने को मिलती है। तो जहां कोहरे का प्रकोप जो है वो जैसे ही बढ़ता है तो सड़क दुर्घटनाएं भी अमूमन बढ़ जाती हैं। ऐसे में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ से बीते दिन पहले बातचीत की गई थी। उन्होंने कहा कि जगह जगह पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जगह जगह पर लोगों के लिए एक बोर्ड टाइप का लगाया गया है, जिससे लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो ठंड में धीरे
चले जिससे वो अपने आप को महफूज रख सके। और लोगों को लगातार हिदायत दी जा रही है, चेकिंग करके उन्हें भी लगातार समझाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से कोहरे का प्रकोप है, कोहरे के प्रकोप में अमूमन लोग जल्द पहुंचने के चक्कर में तेजी चलना शुरू कर देते हैं। ऐसे में सामने आ रहे वाहन से अगर वो ठंड से इनका हाथ इधर से उधर होता है तो ऐसे में हादसे के पात्र हो जाते हैं। लोग लगातार अपनी जान स्वयं जोखिम में डाले हैं। अगर सड़कों की बात की जाए तो सड़कों में कहीं ना कहीं वो जो गड्ढा अभी भी व्याप्त है, उन गड्ढों से भी अमूमन कोहरे के प्रकोप की वजह से हादसे देखने को मिलती हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम मिश्रा इस खबर पर जानकारी देने के लिए, हालात बताने के लिए, प्रतापगढ़ के और प्रशासन की तैयारियों के बारे में बातचीत करने के लिए। तो ठंड लगातार बढ़ रही है, कुहासे से विजिबिलिटी कम हुई है, ठंड की वजह से लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। 4-5 दिन तक ठंड से बुरा हाल होने वाला है उत्तर भारत का। ऐसा मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 4-5 दिन तक लगातार जो उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। सुनील सोमवंशी संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ हालात हैं ठंड के प्रयागराज में? हालात हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ठंड तो बहुत है, ठंड के साथ में गलन ज्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सरकारी स्कूल हैं वो जिलाधिकारी के आदेश पर जो है बंद करा दिए गए हैं। 1 से 8 तक के जो स्कूल हैं वो बंद कराए गए हैं। साथ में यहाँ पे संगम नगरी में जो है माघ मेला का जो है इस समय चल रहा है। माघ मेला चलने की वजह से जो श्रद्धालु हैं वो 1 महीने का कल्पवास करते हैं और इस समय वो संगम की नगरी पे जा करके स्थायी टेंट में जा करके वो निवास करते हैं। तो सरकार जो है उनके लिए भी वहाँ पर सरकारी ढंग से खेलने की व्यवस्था कराना, अलाव की व्यवस्था कराना, ये सब जो है सरकारी ढंग से जो है हो रहा है। और साथ में यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वो लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो रैन बसेरे हैं, तो रैन बसेरे मानक के अनुसार तो पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक कहा जाए कि कुल मिलाकर के वो संतोषजनक स्थिति में है। रैन बसेरों में भी जो यहाँ पे लोग हैं वो जा करके रुक रहे हैं और वहाँ पे रह रहे हैं। साथ में कोहरे का भी प्रकोप यहाँ पर बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। जी सुनील, जिस तरीके से ठंड है और इस समय कवलवास भी कर रहे हैं वहाँ पर प्रयागराज में, क्योंकि माघ का मेला आने वाला है, संगम में स्नान की तैयारी, तो अलाव की क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि लाखों की तादाद में लोग जुटते हैं, कवलवासियों की संख्या कम नहीं होती है, तो क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से उन्हें ठंड से बचाने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर कल्पवासियों की बात करें तो 14 जनवरी तक 1 से लेकर 14 जनवरी तक लोग जो है अस्थायी टेंट बना करके, और जितने भी कल्पवासी हैं वो लाखों की संख्या में जो है अपना घर द्वार छोड़ करके और अस्थायी सामान लेकर के जाके वहाँ वास करते हैं और तभी सुबह गंगा जी में स्नान करते हैं। और रही बात अलाव की जो व्यवस्थाएं हैं, तो वो जिलाधिकारी के द्वारा जो माघ मेला के सक्षम अधिकारी हैं उनके द्वारा जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। चौराहों पर भी अलाव की व्यवस्था की गई है और डेली शाम को ट्रैक्टर के माध्यम से लकड़ियां जो है वो गिराई जा रही हैं और उन्हें जो अलाव जलाने वाले बंदे हैं वो आकर के अलाव की व्यवस्था करते हैं। साथ में सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखी जा रही है कि जैसे रात में बहुत से लोग जो कि मानसिक रूप से सही नहीं है, तो वो जो है सड़क के इधर या उधर जो है कहीं ना कहीं लेटे रहते हैं। तो सरकारी जो मशीनरी है उनका भी व्यवस्था कर रही है, उनको उठा करके वो ले जा रहे हैं, रैन बसेरों में रख रहे हैं ताकि ठंड से उनकी मौत ना हो। और इस पूरे मसले को लेकर के जो शासन और प्रशासन है वो हर स्तर पे, युद्ध स्तर पे यहाँ कार्रवाई कर रहा है। जी सुनील, ठंड बढ़ गई है, ऐसे में किसानों की बात की जाए, क्योंकि मौसम का असर सबसे ज्यादा जो है वो किसानों की जिंदगी में देखने को मिलता है, तो क्या कुछ हालात हैं किसानों के इस समय ठंड की वजह से, उनकी फसलों पर कितना असर पड़ा है? जी देखिए, बिल्कुल अगर किसानों की बात की जाए तो निश्चित रूप से ठंड जो ज्यादा पड़ती है तो कहीं कहीं तो कुछ फसलों को फायदा भी होता है और कुछ फसलों से नुकसान भी होता है। जैसे गेहूं की फसल के लिए तो ठंड जो है किसान जो है वो वरदान मांगते हैं कि नहीं, ठंड होना चाहिए, हल्की सी बारिश भी होनी चाहिए। लेकिन अगर सब्जियों की बात करें तो फिर वो सब्जियां खराब हो जाती हैं,
जैसे टमाटर हो गया, गोभी हो गई, हरी सब्जियां, गोभी, लौकी हो गई, तो इस तरीके की जो सब्जियां होती हैं वो खराब होती हैं और उससे किसानों का नुकसान होता है। और ऐसे समय में जो सब्जियां हैं वो थोड़ा सा जो है महंगी हो जाती है। महंगी होने का असर जो है वो कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष रूप से जनमानस के ऊपर पड़ता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील हमसे जुड़ने के लिए और प्रयागराज के हालात बताने के लिए। तो ठंड के मौसम में ने दस्तक दे दी है, या यूं कहें कि अपने चरम पर है ठंड। और अब अलीगढ़ के हालात बताने के लिए हमारे संवाददाता सहजी सिद्दीकी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सहजी, क्या कुछ हालात हैं अलीगढ़ के? ठंड से कितनी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है? अलका, बता दूं, ठंड का जो प्रकोप है पूरी तरह उत्तर भारत में फैला हुआ है जी। वहीं पर अलीगढ़ में भी काफी ठंड है, जिसके चलते हुए शासन का जो आदेश था कि कक्षा 1 से यूकेजी से लेकर 8 तक की क्लासों को 12 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया है। जैसे भी हालात होंगे ठंड के, उसके हिसाब से स्कूलों को खोला जाएगा जी। वहीं मैं नगर निगम की बात करूं तो नगर निगम रेन बसेरों की लेकर काफी अलर्ट है। रेन बसेरों को जाकर रोजाना मॉडलिंग करता है, शाम को देखता है कि गरीब जो बाहर भिखारी टाइप के जो होते हैं वो किस तरह के जीवन कर रहे हैं। उनको रजाई का इंतजाम कराया जा रहा है, कंबलों का इंतजाम कराया जा रहा है। और वहीं देखी जाए तो जिला स्तर से भी जो भी मदद संभव हो सकती है वो जिलाधिकारी द्वारा दी जा रही है। सहजी, रैन बसेरों की हालात क्या है ठंड के मौसम में? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिन लोगों के पास घर नहीं है या फिर जो किसी वजह से शहर में फंस गए हैं, बाहरी हैं, तो रैन बसेरे लोग ढूंढते हैं आश्रय के लिए ठंड के मौसम में। तो रैन बसेरों के हालात क्या है इस समय अलीगढ़ में? रैन बसेरों की बात कहूँ तो जिला प्रशासन द्वारा और नगर निगम द्वारा दोनों तरह से अलर्ट है। बिल्कुल तैयारी कर चुकी है नगर निगम रेन बसेरों की। वहाँ पे लकड़ी भी पहुंचाई जा रही है, अलाव जलाने का भी काम किया जा रहा है जी। और जिला स्तर से अभी जिलाधिकारी का वार्ता हुई थी, उन्होंने साफ स्तर से कह दिया कोई भी कहीं भी किसी की तरफ से लापरवाही होती है तो उसका तुरंत कार्रवाई की जाएगी, कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी ठंड को देखते हुए। सहजी, सड़क दुर्घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं ठंड के मौसम में, तो अलीगढ़ में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? अलका, बता दूं, मैं शासन की तरफ से भी आदेश है कि जहां देखे कि रोडवेज कोहरा जहां पड़ रहा है उसके बाद वहीं रोडवेज अपनी खड़ी कर दें। ढाबा हो या स्टैंड हो, कहीं भी साइड से खड़े हो जाएं जी। कोहरा नहीं है तो आप चल सकते हैं, कोहरा है तो वहीं पर आप खड़े हो जाइए। कोहरा हटने के बाद जब आप रोडवेज चलाइए। और वहीं दुर्घटनाओं की माने तो दुर्घटना रोजाना हो रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी बता दिया गया है, एक आदेश दे दिया गया है कि 12 बजे के बाद रोडवेज बसें नहीं चलेंगी। जी। सहजी, किसानों की बात कर ली जाए, किसानों के क्या हालात हैं, उनकी फसलों के क्या हालात हैं, किस तरीके का असर जो है वो किसानों के ऊपर पड़ रहा है इस मौसम में? अलका, किसानों की बात कही जाए तो ये गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छी चीज मानी जाती है कि जहाँ ओस पड़ती है, कोहरा पड़ता है, गेहूं की उपज बढ़ती है। वहीं हरी सब्जी की बात कर ली जाए तो हरी सब्जी को नुकसान पहुंचता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सहजी हमसे जुड़ने के लिए और अलीगढ़ के हालात के बारे में बताने के लिए। तो ठंड का कहर जो है वो लगातार बना हुआ है। पूरे उत्तर भारत इस समय कोहरे के चपेट में है। 5-6 दिन लगातार ये ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से ये ऐलान किया गया है, इस बात की पुष्टि की गई है कि उत्तर भारत को आने वाले 5-6 दिनों में कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ब्यूरो रिपोर्ट।